कहानी की शुरुआत होती है वर्ष 2173 में। पृथ्वी अब रहने लायक नहीं रही। आबादी 200 अरब से पार जा चुकी है। पानी, खाना और ऊर्जा, हर चीज की भारी कमी है। दुनिया युद्धों में झोंक दी गई है। अब बस एक ही रास्ता बचा है, धरती को छोड़कर किसी और ग्रह पर बसना। इसी मिशन के तहत 2174 में इलिसियम नाम का एक विशाल अंतरिक्ष यान भेजा जाता है, जिसमें हैं 60,000 लोग, धरती के चुने हुए नागरिक। इनका लक्ष्य है एक नया ग्रह टेनिस, जो इंसानों के लिए परफेक्ट माना गया है। वहां पहुंचने में लगेंगे पूरे 123 साल और इस लंबे सफर के लिए ज्यादातर लोग हाइबरनेशन में भेज दिए जाते हैं। एक जवान इंजीनियर कॉर्पोरल बाउर अचानक हाइबरनेशन से जागता है। उसका शरीर कमजोर है और दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज। उसे याद ही नहीं कि वो कौन है, कहां है और यहाँ क्यों है। चारों ओर अंधेरा है, कंट्रोल पैनल पर धूल जमी है और पूरा जहाज जैसे सालों से सो रहा हो। अजीब बात यह है कि उसे जगाने कोई नहीं आया। पास ही एक और हाइबरनेशन पॉड है, जिसमें लेफ्टिनेंट पैटन है, बाउर के सीनियर। बाउर जैसे तैसे कंट्रोल रूम तक पहुंचता है और पैटन से कनेक्ट होता है। अब पैटन, जो बाहर नहीं आ पा रहे, रेडियो के जरिए बाउर को गाइड करते हैं कि जहाज में क्या गड़बड़ हो गई है। जैसे जैसे बाउर आगे बढ़ता है, उसे इस जहाज की डरावनी सच्चाई का पता चलता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान नहीं लगती, तेज, खूंखार और अजीब सी चीखें मारती हुई प्रजातियां। वो अब अकेला नहीं है। रास्ते में उसकी मुलाकात नादिया से होती है, जो एक एनवायरनमेंट साइंटिस्ट है, और फिर मैन से, जो एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। ये तीनों मिलकर जहाज की असलियत जानने निकलते हैं। इसी बीच बाउर को गैलो नाम का एक शख्स मिलता है, जो खुद को पैटर्न बताता है। धीरे धीरे पता चलता है कि गैलो दरअसल पागल हो चुका है। उसे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, जो लंबे हाइबरनेशन से होता है। गैलो ही असल में उस पूरी तबाही का जिम्मेदार है। जैसे ही बाउर अपनी हालत को समझने की कोशिश करता है, तभी अचानक जोरदार आवाज के साथ अंतरिक्ष यान के इंजन गूंजते हैं और लेफ्टिनेंट पैटन भी हाइबरनेशन से जाग जाते हैं। उनके भी हालात कुछ वैसे ही हैं, कमजोर शरीर, धुंधली यादें और एक अजीब बेचैनी। दोनों एक दूसरे से बात करके अपनी टूटी फूटी यादों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। पता चलता है कि वे फ्लाइट टीम की अगली शिफ्ट में थे और कम से कम 8 साल से हाइबरनेशन में थे। सौभाग्य से पैटन को जहाज के ऑपरेटिंग सिस्टम की थोड़ी बहुत जानकारी होती है। वो बैकअप पावर शुरू करते हैं और धीरे धीरे कंट्रोल रूम की कुछ व्यवस्थाएं फिर से चालू हो जाती हैं। दोनों तुरंत बाकी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो से कोई जवाब नहीं आता। तभी जहाज जोर से हिलता है और बाउर को महसूस होता है कुछ गड़बड़ है। शायद रिएक्टर में कोई गंभीर समस्या है। कुछ यादें लौटने लगती हैं और उसे एहसास होता है कि वह जहाज का मैकेनिकल इंजीनियर है। अब उसका पहला मकसद है इस बंद कमरे से बाहर निकलना। पैटर्न उसे वेंटिलेशन डक्ट में जाने की सलाह देते हैं, जिससे वो बाहर का रास्ता खोज सके। बाउर वेंट में घुसता है, जो बेहद संकरा और अंधेरा है। जैसे ही वो एक ढलान पार करता है, उसका पैर फिसलता है और वो सीधे एक लाश के पास जा गिरता है। ये वही शख्स था जिसका हाइबरनेशन पॉड खाली मिला था। शायद वह भी बाहर निकलने की कोशिश में वेंट में फंस गया था और भूख से मर गया। किसी तरह बाउर खुद को खींचते हुए वेंट से बाहर निकालता है और एक स्टोरेज रूम में गिरता है, मगर उसकी वॉकी टॉकी टूट जाती है, जिससे पैटर्न से उसका संपर्क कट जाता है। अब वह अंधेरे में अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसी वक्त उसे एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। वह उसे पुकारता है, पर जवाब में बस सन्नाटा है। जैसे ही वो उसका पीछा करने की कोशिश करता है, एक जगह पर उसकी नजर एक लटकती हुई लाश पर पड़ती है। जमीन पर तारें और पुराने पहिए बिखरे हैं। शायद ये कोई जाल था, लेकिन किसके लिए? जैसे ही बाउर उस अंधेरी जगह में आगे बढ़ता है, अचानक वही लड़की दोबारा सामने आती है और सीधे उसे एक जोरदार घूंसा मारती है। फिर एक चाकू निकालकर बाउर को धमकाती है और उसकी जेब की सारी चीजें छीन लेती है। वह लड़की निडर और तेज है, लेकिन तभी कहीं पास से एक भयानक जानवर जैसी घुरघुराने की आवाज आती है। वह लड़की बिना वक्त गंवाए तुरंत वहां से गायब हो जाती है। बाउर अभी इस पूरी घटना को समझ भी नहीं पाता कि तभी उसके सिर के ऊपर एक अजीब सफेद परछाई दिखाई देती है। वह परछाई लाश को घसीटकर खाने लगती है। ये दृश्य इतना भयावह है कि किसी को भी समझ आ जाए। ये प्राणी बेहद खतरनाक है। घबराकर बाउर भागता है और रास्ते में एक जूते की अलमारी में छिप जाता है। छिपे छिपे वो उस राक्षस को ठीक से देख पाता है। एक सफेद मानव जैसे आकार का, लेकिन चेहरा धुंधला, चाल बेहद तेज और सबसे डरावनी बात, ये बोल नहीं सकता, लेकिन हथियारों और जाल का इस्तेमाल कर सकता है। इतने में उसकी टूटी वॉकी टॉकी में अचानक लेफ्टिनेंट पैटर्न की आवाज आने लगती है, लेकिन यह आवाज सुनते ही वह राक्षस पागल हो जाता है और उस अलमारी को तोड़ने लगता है। किस्मत से एक लाश उसे दिखाई देती है और वो उसे लेकर चला जाता है। बाउर बाल बाल बचता है और तुरंत पैटर्न को सारी स्थिति बताता है। धीरे धीरे दोनों की यादें लौटने लगती हैं और उन्हें याद आता है कि यह कोई साधारण मिशन नहीं है। वे एक वापसी रहित स्पेस कॉलोनी मिशन पर हैं। जहाज में 60,000 लोग गहरी नींद में हैं और गंतव्य है टेनिस ग्रह।
उन्हें किसी भी कीमत पर इस जहाज को फिर से कंट्रोल में लेना है, लेकिन रिएक्टर फेल हो चुका है। इसलिए पैटर्न की गाइडेंस में बाउर तय करता है कि वह रिएक्टर तक जाएगा और उसे मैन्युअली रिस्टार्ट करेगा, भले ही जान का खतरा हो। बाउर रास्ते में आगे बढ़ता है, लेकिन फिर एक और जाल में फंसे हुए शख्स से टकराता है। यह आदमी बहुत डरा हुआ है। पता चलता है कि उसका नाम लीलैंड है और वह फ्लाइट टीम 6 का सदस्य है, जिसे टीम 5 के बाद जागना था, लेकिन सिस्टम फेल हो गया और वो पहले ही जाग चुका है। लीलैंड ने खुद को इन राक्षसों से बचाने के लिए अपने शरीर पर मशीन का ग्रीस मल लिया है ताकि उसकी गंध न आए। वो बाउर को चेतावनी देता है कि उसके पास जो हथियार है वह इन म्यूटेंट्स पर असर नहीं करेगा। अगर कभी सामना हो, बस जितनी तेज भाग सकते हो भाग जाना। अभी वह ये सब बता ही रहा होता है कि अचानक एक टर्निंग पॉइंट पर कई राक्षस नजर आते हैं। दोनों दौड़ पड़ते हैं, लेकिन लीलैंड ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। सिर्फ कुछ सेकंड में वह मार दिया जाता है। बाउर भागते हुए खुद भी एक जाल में फंस जाता है और उसकी जान जाने वाली ही होती है। तभी एक तेज हाथ आता है और रस्सी काटकर उसे बचा लेता है। ये एक एशियाई युवक है, मैन, जो कृषि विभाग का सदस्य है। शायद लेखक को भी महसूस हुआ कि बाउर अकेले इस खतरनाक सफर को पार नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए ये सुरक्षा सिपाही भेजा गया। बाउर उसे बताता है कि उसे रिएक्टर को रिस्टार्ट करना है और मैन बिना किसी हिचकिचाहट के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। रिएक्टर तक पहुंचने की जद्दोजहद में बाउर और मैन को फिर से उस बहादुर लड़की से सामना होता है। दोनों तरफ फिर एक बार टकराव होता है, लेकिन इस बार ये लड़ाई कुछ और कहती है। कहते हैं, टकराव से पहचान होती है और यहीं से समझदारी की शुरुआत होती है। बाउर उसे समझाता है कि अगर इस मिशन को बचाना है तो रिएक्टर को फिर से शुरू करना ही एकमात्र रास्ता है। इससे बाकी लोगों को जगाया जा सकता है, राक्षसों का खात्मा किया जा सकता है और अंतरिक्ष यान को फिर से नियंत्रित किया जा सकता है। लड़की उसकी बातों को सुनती है और महसूस करती है कि यही सही रास्ता है। वह भी इस खतरनाक मिशन में साथ चलने को तैयार हो जाती है। जब तीनों लड़की के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो एक और चौंकाने वाला राज सामने आता है। ये जहाज असल में पृथ्वी का नूह का संदूक है, एक बायोजेनेटिक आर्क। वो लड़की पृथ्वी की हर प्रजाति के जीव जीनोम की जिम्मेदार है और अपने पूरे समूह की इकलौती जीवित सदस्य। 8 सालों से वो सिर्फ सूखे झिंगुर खा रही है, लेकिन अपने मिशन से एक पल को भी पीछे नहीं हटी। वो बताती है कि ये स्पेसशिप कई पीढ़ियों तक जीवन बनाए रखने की क्षमता रखता है, लेकिन सिस्टम में खराबी के कारण 30% नमूने पहले ही नष्ट हो चुके हैं। अगर ये हालात जारी रहे तो पूरी मानवता और जैव विविधता पर संकट आ जाएगा। उसी समय दूसरी ओर ड्यूटी केबिन में बैठे लेफ्टिनेंट पैटर्न को वेंटिलेशन पाइप से कोई आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई राक्षस है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि ये आवाज एक सैनिक गेलो की है जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसे बचाकर जब पैटर्न पूछता है कि आखिर जहाज में हुआ क्या है, तो गेलो कुछ भी याद नहीं कर पाता। उसे भी वही हाइबरनेशन की मानसिक गड़बड़ी है। कैमरा दोबारा बाउर और उसके साथियों पर आता है। अब वे तीनों हाइबरनेशन क्षेत्र में पहुंचते हैं, लेकिन वहां का नजारा दिल दहला देने वाला होता है। ज्यादातर पॉड खाली हैं। सवाल उठता है, आखिर इतने लोग कहां गए? जल्द ही इसका जवाब भी मिल जाता है। बाउर और लड़की गलती से एक गंदगी से भरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जहां सैकड़ों शव सड़ रहे होते हैं। सच्चाई सामने आती है, ये राक्षस जहाज के क्रू को फ्री फूड स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ही कोई जागता है, उसे खा लिया जाता है। वो गड्ढा पार करना आसान नहीं होता। जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, एक राक्षस उन्हें देख लेता है और जोरदार हमला करता है। तीनों की जान पर बन आती है, लेकिन एक लंबी खून से लथपथ लड़ाई के बाद वे उस राक्षस को मार गिराते हैं। मगर खून की गंध और चीखों ने बाकी राक्षसों को भी खींच लाया था। वे पहले अपने मरे हुए साथी को खाने लगते हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई भी संसाधन बर्बाद न हो। यही आदत बाउर और उसके साथियों के लिए कुछ सेकंड्स की राहत बन जाती है। वे भागते हैं और एक तेल के टैंक में छिप जाते हैं। वहीं उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से होती है, काफी डरा हुआ, लेकिन जैसे ही वह समझता है कि ये तीनों दुश्मन नहीं हैं, वह राहत की सांस लेता है और उनका स्वागत करता है। उस परिस्थिति में उसके पास जो थोड़ा सा खाना था, तेल में उबली हुई गाय, वो किसी दावत से कम नहीं लगता। इस पल को थोड़ी राहत देने वाला बनाते हुए लड़की एक और चौंकाने वाली थ्योरी सामने रखती है। उसका मानना है कि ये राक्षस कोई बाहरी प्रजाति नहीं है, बल्कि इसी स्पेसशिप पुण्य नस्त्री के पुराने यात्री हैं। जब वे सालों पहले हाइबरनेशन में गए थे तो उन्हें एक खास एंजाइम दिया गया था ताकि वे भविष्य के ग्रहों के वातावरण में ढल सकें। लेकिन अगर वह एंजाइम लंबे समय तक शरीर में बना रहे तो यह जेनेटिक म्यूटेशन का कारण बन सकता है। और यही हुआ। जब वे जागे तो भूखे, कमजोर और घबराए हुए थे। खाने के लिए कुछ नहीं था और तब उन्होंने अपने ही साथियों को शिकार बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके शरीर और दिमाग दोनों बदलते गए और वे इंसान से राक्षस बनते चले गए। ये सुनकर बुजुर्ग आदमी एक और बड़ा खुलासा करता है।
वह उन्हें एक विचित्र उपकरण के जरिए वो घटनाएं दिखाता है जो इन राक्षसों के जन्म का असली कारण थी। सालों पहले इस स्पेसशिप पर तैनात 3 लोगों को पृथ्वी से एक भयानक संदेश मिला कि पृथ्वी पूरी तरह नष्ट हो चुकी है और वे ही आखिरी बचे इंसान हैं। इस खबर को सुनते ही उनमें से एक व्यक्ति मानसिक रूप से टूट गया। निराशा में डूबा वह शख्स खुद को भगवान समझने लगा। उसने 2 साथियों को मार दिया और बाकी बचे कुछ सदस्यों को जबरन हाइबरनेशन से जगा दिया। फिर उन्हें जहाज के पिछले हिस्से में बंद कर दिया, जहां उन्होंने एक क्रूर सिस्टम बना लिया, जहां जीने के लिए उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ता था। जब उसका खेल खत्म हुआ तो वह व्यक्ति दोबारा हाइबरनेशन में चला गया। बाकियों को उनके भाग्य के हवाले छोड़कर धीरे धीरे भोजन की कमी, डर और जंगली प्रवृत्तियों ने इन लोगों को राक्षसों में बदल दिया। बूढ़ा जैसे ही अपनी कहानी खत्म करता है, बाउर, लड़की और मैन अचानक बेहोश हो जाते हैं। असल में उसने खाने में पहले ही दवा मिला दी थी। उसके पास अब भी खाना बहुत कम था और वह बार बार सोच रहा था कि अगर वे बेहोश हो जाएं तो शायद खाना बचाने के लिए उन्हें ही खा ले। लेकिन अंतिम क्षण में उसके अंदर का इंसान जागता है। वह फैसला करता है कि वो ऐसा नहीं करेगा। कम से कम एक बार वह साबित करना चाहता है कि वह अब भी इंसान है। वह मैन को वायरलेस देता है और वो लेफ्टिनेंट पैटर्न से संपर्क करता है। लेफ्टिनेंट डेटाबेस चेक करता है और पता चलता है कि पावर सिस्टम अब केवल 47 मिनट तक ही चल सकता है। मतलब यह कि अब या तो रिएक्टर स्टार्ट होगा या यह मिशन, ये जहाज और इसमें सो रहे 60,000 लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इस बीच लेफ्टिनेंट अब भी उस जवान सैनिक गैलो से पूछ रहा है आखिर जहाज में हुआ क्या था, लेकिन गैलो बस गोलमोल जवाब देता है। उसे याद है कि संदेश आया था कि पृथ्वी नष्ट हो चुकी है। उसके साथी एक दूसरे को मार बैठे, लेकिन बाकी कुछ याद नहीं। लेफ्टिनेंट को अब यकीन हो गया था कि गैलो ही वो असली अपराधी है जिसने अपने ही साथियों की हत्या की थी। इसलिए वह हर वक्त बेहोशी की गन लेकर सतर्क खड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही गैलो को पता चलता है कि स्पेसशिप अब बस कुछ ही मिनटों में नष्ट हो जाएगा, वह पूरी तरह बदल जाता है। वो मानने को तैयार नहीं कि बाउर और उसके साथी इतनी बड़ी राक्षसों की भीड़ को पार कर पाएंगे। उसका सुझाव था कि कैप्सूल लॉन्च करके वह बच निकले, लेकिन लेफ्टिनेंट ने सीधा सवाल किया, अंतरिक्ष में भागने से क्या बचेगा? 2 दिन जिंदा रहोगे, फिर भूख से मर जाओगे। क्या यही समाधान है? गैलो का यह रवैया ही यह साबित करता है कि वही उस पागल भगवान की असली पहचान है, जिसके बारे में बूढ़ा व्यक्ति बात कर रहा था, जिसने ही इस जहाज में राक्षसों को जन्म दिया था। तभी गैलो अचानक लेफ्टिनेंट पर हमला कर देता है और बेहोशी की गन से उन्हें काबू में कर लेता है। वो चाहता था कि लेफ्टिनेंट उसे कैप्सूल से अंतरिक्ष में भेज दे। मजबूर होकर लेफ्टिनेंट ने तैयार होने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही प्रक्षेपण शुरू हुआ, उसने चालाकी से गैलो को शीत निद्रा कक्ष में बंद कर दिया। गैलो ने बाहर निकलने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहा। इसी दौरान बाउर और उसकी टीम लेफ्टिनेंट के बताए शॉर्टकट से रिएक्टर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में जब वे एक हाइबरनेशन चेंबर से गुजरते हैं तो बाउर की याददाश्त वापस आने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिस व्यक्ति ने अब तक उसे रास्ता दिखाया है वह असल में उसका कोई परिचित नहीं। जैसे ही वे रिएक्टर एरिया में पहुंचे, पता चला ये राक्षसों का मुख्य अड्डा था। हर कदम डर से भरा हुआ था। आखिरकार बहुत मशक्कत के बाद बाउर रिएक्टर को फिर से चालू करने ही वाला था कि एक गलती हो गई। बूढ़े आदमी की टॉर्च गिर गई और राक्षस जाग गए। राक्षसों की भीड़ की तरह दौड़ पड़ी, बट ठीक उसी वक्त एक युवक सामने आता है और अपनी जान की परवाह किए बिना सभी राक्षसों का ध्यान भटका देता है। इस बलिदान की वजह से बाउर को रिएक्टर स्टार्ट करने का वक्त मिल गया। रिएक्टर ऑन होते ही ऊर्जा के जबरदस्त विस्फोट ने कई राक्षसों को जला डाला और साथ ही पूरे स्पेसशिप को स्थिर कर दिया। मगर राक्षस अभी भी बचे थे। वो एशियाई युवक जिसने जान देकर सबको समय दिया, शहीद हो गया। उसी समय गैलो, जो पहले से शीत निद्रा से बाहर निकल आया था, एक नकली लेफ्टिनेंट को मारकर उसके पास की नर्वगन छीन लेता है। अब वो खुलकर सामने आ चुका था। उस पागल ने जवानी में ही अपने 2 साथियों को मार डाला था, सैकड़ों यात्रियों को जिंदा मालवाहक डिब्बों में फेंक दिया, खुद को ईश्वर समझकर उनकी जिंदगियों से खेलता रहा। जब वह बूढ़ा हो गया तो वापस हाइबरनेशन में चला गया और फिर गैलो के रूप में दोबारा जागा। अब बाउर और वो लड़की ड्यूटी केबिन में लौटे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पायलट केबिन में 2 सूखे कंकाल मिले और वहीं मिला नकली लेफ्टिनेंट। लेकिन तब लड़की को पूरा सच याद आ जाता है। ये वही है, वही पागल पायलट जिसके बारे में बूढ़ा व्यक्ति बता रहा था। बाउर उसे आत्मसमर्पण करने को कहता है, लेकिन गैलो इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं ही मालिक हूँ और भविष्य के नए ग्रह का शासक भी मैं ही बनूंगा। और यही कहते हुए वो कॉकपिट की खिड़की खोल देता है। खिड़की के बाहर अब कोई तारे नहीं थे, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। तभी सच्चाई सामने आती है। उनका स्पेसशिप अब अंतरिक्ष में नहीं बल्कि एक नए ग्रह टेनिस पर गिर चुका था। और ये दुर्घटना अभी की नहीं, 923 साल पहले की थी। जहाज को पृथ्वी से टेनिस तक पहुंचने में 123 साल लगते हैं। जब गैलो ने इस जहाज पर अपनी खुद की स्वतंत्र राष्ट्र की कल्पना रची थी, तब से लेकर उसके बोर हो जाने तक करीब 80 साल बीत गए। इतनी लंबी नींद के दौरान वही राक्षस, वही पागलपन, सब इस जहाज में दबा रहा
और इसीलिए वह बूढ़ा जो कहानियां सुनाता था वो शायद पीढ़ियों से चलती आ रही थी। अब जैसे ही उन्होंने खिड़की से बाहर झांका, वहां समुद्री जीव दिखाई दिए। इससे कोई शक बाकी नहीं रहा, वे अब किसी समुद्री ग्रह पर थे। लेकिन इतना जानना ही काफी नहीं था, अब वक्त था उस पागल गैलो का अंत करने का। नायक और युवती ने उसका सामना किया, लेकिन वो गैलो अब सिर्फ पागल नहीं, मानसिक रूप से विक्षिप्त था। उसने नायक को मानसिक रूप से तोड़ दिया और इसी बीच गलती से ट्रिगर दब गया। गन से निकली गोली सीधी खिड़की पर जा लगी। वो खिड़की टूटी और फिर सब कुछ बदल गया। कुछ ही सेकंड में समुद्र का पानी जहाज में भर गया। गैलो वहीं खत्म हो गया। नायक ने होश संभाला और तुरंत युवती को पकड़कर एक हाइबरनेशन पॉड में ले गया। जहाज के डूबते ही आपातकालीन सिस्टम ने सभी पॉड्स को सतह पर फेंक दिया। अंत में कुछ बचे हुए लोग सतह पर सुरक्षित निकल आए। एक नई सुबह, एक नया ग्रह और एक नई शुरुआत। और यही था ग्रह टेनिस का पहला साल। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ऐसी ही गहरी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली मूवी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली मूवी में एक नई कहानी के साथ।